औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। जी क्लास, आज जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का, वो है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली। इजारादारी के तहत फर्म की पैदावार और कीमत का तयन हम करेंगे। अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था परफेक्ट कंपटीशन के थ्रू, कि मुकम्मल मुकाबला की मंडी में हम कीमत और पैदावार का तयन कैसे करते हैं। फिर हमने ये डिस्कस किया कि उसमें किस तरह से मुकम्मल मुकाबला के तहत कीमत और पैदावार के तयन के साथ साथ फर्म को किन किन सूरत हाल का, किन कंडीशन का सामना करना पड़ता है, कि उसमें वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल लॉस, ये वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं इजारादारी के तहत। इजारादारी क्या होती है, पहले हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। मोनोपोली इज दैट काइंड ऑफ मार्केट वेयर ओनली सिंगल फर्म एग्जिस्ट। एक ही फर्म हो, वही चीज़ को बना रही है, वही कीमत का तयन कर रही है, तो कोई भी उसका क्लोज सब्सटीट्यूट मार्केट में ना हो, कोई करीबी नेमल बदल भी मंडी में मौजूद ना हो, उस जैसी शय बनाने वाला भी कोई मंडी में मौजूद ना हो। उसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है कि क्योंकि वो सिंगल फर्म है तो वही पूरी इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करती है। यानी फर्म और सनत में कोई फ़र्क ना हो। सनत होती है किसी शय की मजमूई पैदावार करने वाली तमाम फर्मों का मजमुआ, क्योंकि मोनोपोली में एक ही बंदा चीज़ को बना और बेच रहा होता है, इसलिए वही फर्म होता है और वही सनत होता है। तो देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो उसको हम मोनोपोली कहते हैं। मोनोपोली इम्परफेक्ट कंपटीशन की ही एक फॉर्म है। इम्परफेक्ट में हम उसके बाद डुपली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ते हैं, क्योंकि वो यहाँ आपके सिलेबस में फर्स्ट ईयर लेवल पे नहीं है। ठीक है, इसी तरह वो सिलेबस में डिस्कस नहीं होता। एडीसी लेवल पे भी उनमें भी माइनर सा डिफरेंस के साथ हम यही डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। तो इसलिए हम अंडर परफेक्ट कंपटीशन पढ़े या मोनोपोली, सेम चीज़ आ जाती है यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं कि आउटपुट डिसीजन कैसे करते हैं। आउटपुट डिसीजन जिस तरह हमने परफेक्ट कंपटीशन का किया था, इसमें भी हम उसी तरह से ही चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें भी वही दो मेथड्स हैं, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मेथड, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट मेथड डिस्कस किए जाएंगे। तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मेथड को। इसके लिए परफेक्ट कंपटीशन की तरह ही हम डायग्राम ड्रा बनाएंगे। ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट लेंगे, वाई एक्सिस पे हम टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, ये दो चीज़ें मेजर की जाएंगी। टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट मेथड में कॉस्ट कर्व तो हमारे वैसे के वैसे ही बनेंगे जैसे कि हमने परफेक्ट कंपटीशन में बनाए थे, इनमें कोई फ़र्क नहीं आता। ये सेम उसी तरह से अलमद्दा की तरह के बनते हैं। जबकि टोटल रेवेन्यू जो होते हैं ना, परफेक्ट कंपटीशन में ये बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, मुकम्मल मुकाबले में सीधा खत बनता है। लेकिन नामुकम्मल मुकाबले में ये इस शेप में आ जाते हैं कि पहले इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट, और उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास आ गया टोटल रेवेन्यू का कर्व, और ये आ गया टोटल कॉस्ट का कर्व। अब हमें भी पता है कि कोई भी फर्म जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ही होता है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को ही माइनस करेंगे। तो जहां पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा होगा, वो फर्म का मुनाफा होगा। और इसके लिए बारहा आपको एक चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि जब हम किसी भी पॉइंट पे कर्व बनाते हैं तो हम इस तरह पहले रीडिंग लेते होते हैं, फिर उनको मिलाकर एक ख़त बनता है। ठीक है, इसी तरह अगर हमें एक ख़त दे दिया जाए और कहा जाए कि इस पॉइंट पे इसकी कॉस्ट या इसकी रेवेन्यू मालूम करो, तो हम यहाँ से इस ख़त तक परपेंडिकुलर ले जाएंगे। तो ये जो डिफरेंस होगा ना ए बी का, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा उस वैल्यू को जो इस ख़त पर वाक़या है, इस पॉइंट पे, इस आउटपुट पे।
सिमिलरली इसी तरह अगर हम फर्ज करें कि ये आउटपुट है जी Q1, तो यहां पर टोटल रेवेन्यू भी इतने हैं, टोटल कॉस्ट भी इतने हैं, जबकि ये वैल्यू Q2 हमारे पास आ जाती है, इस पे भी हमारे रेवेन्यू भी इतने हैं और कॉस्ट भी इतने हैं। लेकिन अगर हम इससे पहले होते हैं तो ये वाला हिस्सा जो है ना, यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा है हमारे रेवेन्यू से, और इसके बाद भी यही सिचुएशन आएगी। इसलिए हम आउटपुट में इस हिस्से को या इससे आगे इस आउटपुट के अलावा आउटपुट नहीं लेंगे, ना इससे कम ना ज़्यादा, वरना फर्म को लॉस होगा। तो इसका मतलब कि ये जो होगी ये डिसीजन मेकिंग में हमारे लिए सूटेबल जगह है Q1 से Q2 तक। अब ये तय करना कि इसमें से कितनी आउटपुट हम लेंगे, तो उसके लिए बेहतर मेथड ये होता है कि हम इन दोनों का एक टेंजेंट कर्व लें, जिस आउटपुट पे दोनों की स्लोप्स बराबर हो जाएं, वो आउटपुट हमारे लिए सूटेबल आउटपुट होगी। उसका तरीकाकार है कि आपने स्केल लेके इस तरह से ड्रा करना है कि जहां पर इनकी स्लोप्स बराबर हो जाएं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसकी स्लोप बनाता हूं, आप ये काम स्केल से करेंगे, क्योंकि मैं तो बोर्ड पे बना रहा हूं इसलिए फ्री हैंड बना रहा हूं। तो आपको बस ये बताना है कि किस तरह से मेजर किया, इसके परपेंडिकुलर होने, इसके बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। ये दोनों कर्व, जो दोनों ब्लैक कर्व बने हैं, स्लोप ये बराबर होने चाहिए, और बिल्कुल ये इस तरह नहीं लेने, ये बिल्कुल एक ही आउटपुट पे आए, और वो आउटपुट हमारी इक्विलिब्रियम आउटपुट होगी कि अगर फर्म इतनी चीजें बनाएगी तो फर्म इस वक्त मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही होगी, और ये उसका ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा। क्लियर? यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है, ज्यादातर अब हम यही यूज करेंगे। बाज बुक्स में ये टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट मेथड दिया होता है, बाद में नहीं दिया जाता। तो अब हम सेकंड मेथड की बात करेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट मेथड। ये हमारा फर्स्ट मेथड था, जिसको मैं यहीं से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट मेथड में हम इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से फर्म अपनी आउटपुट का डिसीजन करती है। ठीक है, इस तरफ हम दोबारा आउटपुट ही लेंगे, इस तरफ फिर रेवेन्यू एंड कॉस्ट। रेवेन्यू में मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, सो ऑन, इसी तरह बुक पे भी चीजें मेंशन होती हैं, वही चीजें आ जाती हैं। अब हम मार्जिनल रेवेन्यू में पहले मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व बनाएंगे। इसमें परफेक्ट कंपटीशन में हम AR और MR बराबर बनाते थे, लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन के अगर आप रेवेन्यू का एनालिसिस देखेंगे ना, प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ के आए, तो वो सेम नहीं होते, बल्कि दोनों ही नेगेटिवली स्लोप्ड होते हैं। लेकिन फर्क ये होता है कि AR कर्व जो होता है, AR कर्व जो होता है वो लेस स्टीपर होता है, वो इससे ऊपर होता है और कम झुकाव रखता है, MR का झुकाव ज्यादा होता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा MC कर्व लेट्स सपोज ये आ गया हमारे पास फर्म का MC कर्व। अब फर्म का आउटपुट का डिसीजन कहाँ पर होता है, वो वही कंडीशंस हैं। अगर आपको याद हो जो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए हैं, पहली कंडीशन आ जाती है कि MC इज इक्वल टू MR, MC और MR बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन थी। और सेकंड थी स्लोप ऑफ MC ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MR। ठीक है, यानी MR की स्लोप से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशंस हैं। पहले हम इसको देखते हैं कि ये कहाँ पे पूरी होती है। तो यहाँ पर ये स्लोप जो है MC कर्व,
ये एम आर को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो ये आउटपुट का डिसीजन हो जाएगा कि फर्म ओ क्यू चीज़ें प्रोड्यूस करेगी जहां पर उसके एमसी चढ़ते हुए एमआर को इंटरसेक्ट कर रहे हैं अपवर्ड स्लोप में। दूसरी शर्त है स्लोप ऑफ एमसी शुड बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एमआर। तो यहाँ पर एमसी पॉजिटिव स्लोप है, एमआर नेगेटिव है, तो स्लोप ऑफ एमसी ग्रेटर देन एमआर स्लोप आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिसीजन हो जाएगा आउटपुट का। और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर कीमत क्या है, क्योंकि हमने शुरू में बताया था कि हम प्राइस का डिसीजन भी करेंगे। तो प्राइस के डिसीजन के लिए हम यहाँ से ही ए आर के बराबर होती है कीमत, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं टेबल में भी, जब हमने रेवेन्यू के टेबल किए थे तब भी बात बताई थी। ए आर हमेशा प्राइस के बराबर होते हैं, तो यहाँ से इस पॉइंट तक हम ले जाएंगे। तो इसको मैं E1 का नाम दे लेता हूँ। तो E1Q या इधर से परपेंडिकुलर गिरा कर तो ये प्राइस आ जाएगी। OP कीमत होगी जी और OQ पैदावार होगी। तो दोनों चीज़ें होगी प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में या मोनोपोली में फर्म की कीमत और पैदावार का तयन दो मेथड से ऐसे किया जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट इक्विलिब्रियम कंडीशंस अंडर मोनोपोली किस तरह से होती हैं, वो सारी नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।